हेलो एवरीवन, मैं हूं दर्शन और आप लोगों का सभी प्रकार से मैं हेल्प करने के लिए एजुकेशन रिलेटेड यहाँ पे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें सीजी टेट और सी टेट का तैयारी करना है, तो उसके लिए हमें हेल्प कीजिए बोले। तो चलिए मैं आज सीजी टेट हो या सी टेट हो, उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। राष्ट्रीय उद्यान या पार्क या अभयारण्य जो होते हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये पर्यावरण फील्ड में होता है, जो कि आपको पर्यावरण या विज्ञान में पूछा जा सकता है। आप सी टेट या सी जी टेट या फिर कहें तो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, राष्ट्रीय उद्यान पार्क अभयारण्य, ये मेरा कॉपी का नोट्स है डियर स्टूडेंट। जो कि देखो, नोट्स से क्या होता है, अपने को समझ में आना चाहिए, बाकी दूसरा समझे या ना समझे, लेकिन मैं आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ। तो चलिए आप लोग इससे पढ़िए और इस नोट्स को जैसे मैंने बनाया है वैसे लगभग आप बनाते जाइए, और मैं लगातार आगे आप लोग को हेल्प करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, भीतरकणिका सबसे फर्स्ट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एक है भीतरकणिका, जो कि कहाँ है, ये है आपके उड़ीसा में। भीतरकणिका कहाँ है? भीतरकणिका है आपके उड़ीसा में। तो इसको आप पहले से लिख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं भीतरकणिका, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, ये क्यों पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा उच्च जैव विविधता वाला पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। देखो, उच्च जैव विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, सबसे ज़्यादा विभिन्न डिफरेंट टाइप के जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहेंगे उच्च जैव विविधता वाला। यहाँ पे विभिन्न विविधता वाले जीव पाए जाते हैं। जैसे भारत एक विविधताओं का देश है, तो यहाँ पे हर प्रकार के लोग, धर्म, जाति के रहते हैं। वैसे टाइप के जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे ज़्यादा क्या है, जीवों का विविधता ज़्यादा पाया जाता है। तो उच्च जैव विविधता वाला जो पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, भीतरकणिका है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके उड़ीसा में। याद रखिएगा इसको आप अच्छे से। इसको मैंग्रोव नम भूमि के नाम से भी आप जान सकते हो। नम भूमि मतलब गीला कच्चा भूमि, मैंग्रोव मतलब होता है एक प्रकार का नम भूमि में ही, जैसे दलदली टाइप से इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए दूसरा आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए फेमस है। और यहाँ पे मैंने लिखा था प्रथम, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ प्रथम। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है पूछा जाएगा, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा नीचे कमेंट करके, कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और यह कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आप ढूंढ कर आंसर बताइए, तभी मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये गैंडा के लिए फेमस है। किसके लिए? गैंडा के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट्स बनाइए फ्रेंड्स, और आप सभी ना अच्छे से पढ़ना चालू कर दीजिए। अब मैं आप लोग के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लाते रहूँगा। उसके बाद देखिए आप बांदीपुरा, बांदीपुर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक। ठीक है, जो ज़्यादा नाटक करते हैं उसको हम लोग बांध देते हैं, है ना, इसे याद रखना। कर्नाटक, नाटक करोगे तो उसको हम लोग बांध देंगे। कहाँ पे? बांदीपुर में। तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद आप देखिए सिमलीपाल, है ना, यहाँ पे क्या दिया है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो ये आपका हो गया क्लियर। यहाँ पे मैं एमपी लिख डाला था तो मुझे क्लियर नहीं हो पाया था, उड़ीसा में है सिमलीपाल। ठीक है, उसके बाद गुंडी, गुंडी जो होता है घड़ियाल, यानी कि जो मगरमच्छ जैसे ही हैं घड़ियाल। तो गुंडी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो घड़ियाल का है, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भीतरकणिका भी मैं बताया, है ना, ये अभयारण्य है। घड़ियाल यहाँ भी पाए जाते हैं, उड़ीसा में है। और आगे दिया है नंदनकानन। ठीक है, आगे क्या है? नंदनकानन। तो ये थोड़ा कुछ नाम से अच्छा लग रहा है, नंदनकानन, ये भी उड़ीसा में है। उसके बाद दिया है चंबल, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए। चंबल अभयारण्य जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, चंबल कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद दिया है राजाजी,
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आप देखिए, राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड। वो कहाँ पे है? उत्तराखंड। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? झारखंड। संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय मतलब संजय गांधी के नाम से है शायद ये कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश में है संजय राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये शेर के लिए फेमस होता है, और ये शेर जो होते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में वो कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा, ज़्यादा तो नहीं बनाया था, अपने नोट्स में ये छोटा सा बनाया हूँ। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं तो ऐसे कच्चर मच्चर जो भी कर देता हूँ अपने कॉपी में, मुझे समझ में आना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा और अपना तैयारी चालू कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना ज़रूर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक में ले जा रहा हूँ। ये देखिए, हम लोग पर्यावरण जब पढ़ते हैं तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि टेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फूलों की घाटी कहाँ? फूलों की घाटी किसको कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये याद रखिए आप, फूलों की घाटी उत्तराखंड। उसके बाद दिया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, और स्पीसीज होता है जाति। तो जाति की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? डार्विन। आप लोग बायो में पढ़े होंगे डार्विन का सिद्धांत, है ना, कि कैसे बकरी से जिराफ जैसा उनका गर्दन बढ़ जाता है, और कैसे प्रकृति के अनुसार जीव जीवित रहते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले जीव जीवित रहते। तो डार्विन का एक थ्योरी भी आता है, डार्विन का थ्योरी, उसमें जीवों के बारे में है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जाति की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? डार्विन ने। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद दिया है एगमार्क का संबंध। एगमार्क जो होता है, मतलब आप देखे हैं कुछ हम लोग ख़रीदते हैं कुछ भी प्रोडक्ट, उसमें एक मार्क रहता है, एक मार्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किस चीज़ के लिए बताता है? उसकी गुणवत्ता के लिए, कि जिसमें एक मार्क है उसकी क्वालिटी या उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की गुणवत्ता अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, राष्ट्रीय गान को अपनाया। अच्छा, ये अचानक से ऐसे क्वेश्चन दे दिया है। राष्ट्रीय गान को कब अपनाए हैं? 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, उसके 2 दिन पहले इसको राष्ट्रीय गान के रूप में हमने अपना लिया था। उसके बाद 26 जनवरी से वो कंटिन्यू आपके संविधान में लागू हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान को 2 दिन पहले, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी को अपनाया गया था। ठीक है, एक आपको पूछा जा सकता है, पुष्कर का मेला। किसका? पुष्कर मेला, जो कहाँ पे होता है? अजमेर। अजमेर कहाँ है? ये आपके राजस्थान। तो पुष्कर का मेला होता है राजस्थान में, और पुष्कर में शायद ब्रह्मदेव का मंदिर है, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि आलू, प्याज और अदरक, यहाँ पे 3 चीज़ों को मैं इसलिए लिया हूँ, ये बहुत बार पूछा जा सकता है या पूछा गया है। तो आलू, प्याज, अदरक जो होते हैं तना होते हैं। ठीक है, आलू को हम लोग तना मानेंगे, प्याज को भी हम लोग तने। देखो, प्याज को कई लोग पत्ती बोल देते हैं, लेकिन आलू, प्याज और अदरक जो है, अदरक क्या है? तीनों तने हैं। ठीक है, अदरक को कई लोग जड़ बोल देते हैं, आलू को तो खैर तना मानते हैं, और प्याज को पत्ती। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप आलू, प्याज, अदरक तीनों क्या हैं? तना है। उसके बाद दिया है आपका सुंदर कुंजन वन। क्या दिया है उसके बाद? कुंजन वन। कुंजन वन कहाँ है पूछा जाएगा आपको, तो आपको याद रखना है उत्तरी अफ्रीका। अफ्रीका को ऐसे अफ्रीका है, तो इसके आधे ऊपर भाग को उत्तरी अफ्रीका और नीचे वाले भाग को दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, उत्तरी अफ्रीका में कुंजन वन है। और ओजोन छिद्र कहाँ पे देखा गया था? तो ओजोन छिद्र, देखो आप लोग को पता होगा कि ओजोन का कहीं पे छिद्र हो गया है, तो आपको कहाँ पे वो दिखा था? अंटार्कटिका में दिखा था। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ये कब की बात है? 1998 की बात है। 1998 में ओजोन छिद्र पाया गया था अंटार्कटिका, और वहाँ पे पराबैंगनी किरणें पार हो गई थी सूर्य की, जो कि हानिकारक होता है। और कौन से उपग्रह द्वारा देखा गया था इसको? निम्बस 7
निम्बस 7 उपग्रह के द्वारा इस अंटार्कटिका छिद्र को देखा गया था। उपग्रह को ऊपर में रख देते हैं तो वो पता लगाता है, सैटेलाइट वगैरह जो है ना ये सब। और आगे देखो, आगे हम लोग देखेंगे स्थायी और बड़ा पारिस्थितिक तंत्र। स्थायी मतलब बहुत समय तक रहने वाला। देखो, अगर हम लोग तालाब को एक पारिस्थितिक तंत्र माने तो तालाब तो कुछ दिनों में सूख जाता है या उसको तोड़ा या समाप्त किया जा सकता है, तो वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। इस तरह से कोई जो हमेशा रहे, जैसे सबसे ज़्यादा इस टाइम तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी और बड़ा पारिस्थितिक तंत्र। तो स्थायी भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए। और पारिस्थितिक तंत्र मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु मिलकर अपना जीवन यापन चलाते हैं। जैसे एक तालाब एक छोटा सा पारिस्थितिक तंत्र होता है, वहाँ पे मेंढक, सांप, मछली, कुछ पौधे, जल के अंदर पौधे सब मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। तो वैसे स्थायी भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, महासागर। कौन सा है, महासागर, यानी समुद्र की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए पारिस्थितिक जो शब्द है, यहाँ पे 2 शब्द याद रखना, एक है पारिस्थितिकी और एक है पारिस्थितिक तंत्र। आप दोनों में कन्फ्यूजन रहते हैं दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छे से यहीं पे याद रख लीजिए। कभी न कभी आपको ये पक्का पूछा जाएगा। अगर आपको सिर्फ पारिस्थितिकी बोला जाए तो अर्नेस्ट हकल, क्या, अर्नेस्ट हकल, हकल ऐसे याद रखिएगा। देखो, इसमें पारिस्थितिकी है और इसमें पारिस्थितिक तंत्र है। तंत्र मतलब पूरा जुड़ गया, तो ए.जी. टेंसले है इसमें। तो ए.जी. टेंसले को आप याद रखिए, पूरा है पारिस्थितिक तंत्र तो ए.जी. टेंसले, और पारिस्थितिकी है केवल, तो उसमें याद रखिए हकल। हकल जो है हकलाने वाला, तो ये आधा बोल पा रहा है, ऐसे मान लीजिए। पारिस्थितिक मतलब आधा और पारिस्थितिक तंत्र मतलब पूरा, तो आधा को जो बोलेगा वो हकलाता है, वो बोलेगा। तो अर्नेस्ट हकल पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र पूरा, तो वो है ए.जी. टेंसले। इसको भी आप कैसे याद कर लीजिए, मैं तो हमेशा याद रखता हूँ, ए.जी. टेंसले पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दिया था, ठीक है, ये शब्द को, तो ये याद रखिए। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखिए, इसको भी कभी कभी पूछा जाता है और समझ नहीं पाते हैं। सर्वहारी में अगर हम लोग बात करें तो मोर आता है। मोर मतलब मयूर। जो मयूर या मोर है ये सर्वहारी होता है। ये फल या फिर बीजों को भी खा लेता है ऐसा, और मांस को भी खा लेता है। सर्वहारी यानी कि नॉनवेज और वेज दोनों खाता है। द्वितीयक उपभोक्ता किसको बोलेंगे, तो अक्सर कुछ आपको 4-5 ऑप्शन दिया जाएगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता में अगर सांप है तो उसको आप हमेशा टिक कीजिए। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या को टिक करना है, सांप को। और तृतीयक उपभोक्ता में आपको टिक करना है बाज। बाज देखो हमेशा वो मांस को ही खाता है, दूसरे के बच्चों को खा जाता है ना। तो बाज तृतीयक उपभोक्ता है, जबकि मोर क्या है, सर्वहारी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इतने को आप एक नोट्स में बना लीजिए। आज मैंने जो इस टॉपिक में पढ़ाया, इतने को आप नोट्स बना लीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए, इस तरह से हमने शुरुआत किया। लगभग 13-14 मिनट का वीडियो बनेगा और ये आप अच्छे से चालू कर दीजिए। तो चलिए, मैं आज से आप सभी को मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, आज से मैंने पढ़ाने जा रहा हूँ टेट एग्ज़ाम का। क्या का, टेट एग्ज़ाम। और ये टेट चाहे सी टेट हो या फिर सी जी टेट हो, ठीक है, आप दोनों को भी आराम से निकाल सकते हो। चलिए, तो मैं आप सभी को क्या कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट, ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब से चालू कर देते हैं, ओके।